बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आपको पता है कि हमने पहले जो है वो पढ़े थे वज़ीर आज़म के इख्तियारात यानी पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और उसमें हमने देखा था वज़ीर आज़म के जो है इंतज़ामी इख्तियारात यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, जिसमें हमने ये देखा था कि वो हेड ऑफ़ कैबिनेट है यानी काबीना का सरबराह है। उसके अलावा काबीना की तश्कील करता है यानी कंपोजिशन ऑफ कैबिनेट करता है, और वज़रा की बरतरफ़ी यानी टर्मिनेशन ऑफ मिनिस्टर उसके पास इख्तियारात हैं। और उसके अलावा क्या है कि तकर्रियाँ और एजाज़ात जो है यानी अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स जो हैं ये भी उसके पास इख्तियारात हैं। तो जी हमने उस वक्त की थी उसकी पावर्स में यानी पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर में हमने तब डिस्कस किया था उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स या इंतज़ामी इख्तियारात। आज हम उसके इख्तियारात को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो उसमें अब जो बाकी इख्तियारात हैं वो ये हैं, नंबर 2 जो है, नंबर 1 हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स पढ़ ली थी, अब नंबर 2 है लेजिस्लेटिव पावर्स या जिनको हम बोलते हैं कानून साजी के इख्तियारात। कानून साजी के इख्तियारात में आगे दो हैं, एक आ गया अप्रूवल ऑफ बिल्स जिसको हम बोलते हैं बिलों की मंजूरी, और नंबर 2 जो है ये आ गया डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली यानी कौमी असेंबली की बरतरफी। ये दो उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स या उसके जो है कानून साजी के इख्तियारात हैं। उसके बाद नंबर 3 जो है उसकी पावर्स में से नंबर 3 जो पावर्स हैं वो है फाइनेंशियल पावर्स, नंबर 4 जो है वो है फॉरेन अफेयर्स, नंबर 5 जो है ये है लीडर ऑफ हाउस, नंबर 6 जो है ये है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन, और नंबर 7 ये है वेलफेयर ऑफ पीपल। तो बेटा आपने जहन में रखना है, ये जहन नशीन करना है कि हमने जो एक उसकी पावर्स थी वो पढ़ी थी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, नंबर 2 लेजिस्लेटिव पावर्स, नंबर 3 फाइनेंशियल पावर्स, नंबर 4 फॉरेन अफेयर्स, नंबर 5 लीडर ऑफ हाउस, नंबर 6 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन, नंबर 7 जो है ये है वेलफेयर ऑफ पीपल। तो बेटा अब हम देखते हैं वज़ीर आज़म के कानून साजी के इख्तियारात, जिसमें नंबर 1 या पहले नंबर पर जो है वो है बिलों की मंजूरी यानी अप्रूवल ऑफ बिल्स। वज़ीर आज़म आपको मालूम है कि कौमी असेंबली में वो क्या है कि कायदे ऐवान की हैसियत रखता है। वो जो है आपको पता है कि वहाँ पे जो है वो लीडर ऑफ द हाउस है, और कौमी असेंबली के अंदर क्या है कि कानून साजी की जो कार्रवाई है वो वज़ीर आज़म की रहनुमाई में होती है। मुसव्वदात यानी स्क्रिप्ट्स या बिल्स जो है उनको पेश करना, उसके ऊपर बहस मुबाहिसे, इसमें वज़ीर आज़म का कलीदी जो किरदार है वो होता है, यानी वज़ीर आज़म इसमें नुमाया या सबसे अहम जो है वो किरदार अदा करता है। आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म जो है वो कौमी असेंबली के अंदर अक्सरियत वाली पार्टी का सरबराह होता है, और बिल भी आपको मालूम है कि वो अक्सरियत से मंजूर किए जाते हैं। इसलिए क्या है कि कानून साजी में वज़ीर आज़म का बराह रास्त जो है उसमें असर रसूख होता है और उसकी मर्ज़ी से कानून साजी होती है। बेटा आप जिस तरह से अब इसकी मिसाल ले सकते हैं कि आपको पता है कि अब PTI की गवर्नमेंट है, और इस वक्त जो वज़ीर आज़म है इमरान खान, वो उनका ताल्लुक PTI जमात से है। तो ज़ाहिर बात है वज़ीर आज़म जो है वो अक्सरियत से जो है वो वज़ीर आज़म मुंतखब होता है नेशनल असम्बली में। तो इस तरह से फिर कानून साजी में भी जब अक्सरियत का अमल होता है तो उसमें फिर वज़ीर आज़म जो है उसका बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि वो कायदे ऐवान की हैसियत रखता है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये आ गया जी अप्रूवल ऑफ बिल्स के बाद नंबर 2 जो है ये आ गया डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली यानी कौमी असेंबली की तहलील। तो वो कहते हैं देखें, अगर मुल्क के अंदर क्या है कि अगर सूरत हाल जो है या हालात जो है वह नागुफ्ता बे हो जाएं, यानी हालात अगर बहुत नासाजगार हो जाएं, तो और कौमी असेंबली को अगर उसकी मुकर्ररा मुद्दत से पहले ही अगर बरतरफ करना ज़रूरी हो जाए, तो वज़ीर आज़म को ये इख्तियार हासिल है कि वो सदर को कौमी असेंबली बर्खास्त करने का मशवरा दे सकता है। तो यानी कि कौमी असेंबली को बरतरफ करना या बर्खास्त करने में भी वज़ीर आज़म जो है ये सदर पाकिस्तान को जो है वो मशवरा देगा, और ऐसे मशवरा पर सदर पाकिस्तान जो है वो कौमी असेंबली को तहलील करने का ऐलान कर देगा। तो आपने जैसा कि देख लिया कि जो थी, आपने देखा कि हमारा 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था और उसके अंदर जो मौजूद आपने देखा कि जो 8वीं तरमीम थी या 8th अमेंडमेंट थी, उसके मुताबिक क्या है कि सदर को ये इख्तियार हासिल था, सदर को ये हक हासिल था कि वो जो है कौमी असेंबली को तहलील कर सकता है, उसको डिसॉल्व कर सकता है।
लेकिन अब क्या है कि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा जो आइन है उसके अंदर जो है ये 18th अमेंडमेंट ने जो है उससे ये हक जो है वो ले लिया है। तो अब आपको पता है कि जो 18वीं तरमीम के तहत जो है सदर के पास ये इख्तियार हासिल नहीं है। और उसके साथ साथ क्या है कि वज़ीर आज़म जो है, अगर आप देखें कि अगर उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के दौरान अगर कौमी असम्बली जो है उसको बर्खास्त करना मुमकिन नहीं, कि अगर फ़र्ज़ किया कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक चल रही है तो उस दौरान में उसको बर्खास्त नहीं किया जा सकता। तो ये दो आपने देखा कि जो वज़ीर आज़म की यानी पावर्स में या उसके जो अख्तियारात हैं उसमें उसके दो जो हैं ये लेजिस्लेटिव पावर्स हैं या उसकी दो जो हैं ये कानून साजी के मुतल्लिका उसके अख्तियारात हैं। एक आ गया अप्रूवल ऑफ बिल्स यानी बिलों की मंजूरी, और दूसरा आपने देख लिया कि डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असम्बली यानी कौमी असम्बली की जो है बरतरफी। उसके बाद नंबर 3 और बड़ा अहम जो है ये आ गया फाइनेंशियल पावर्स, यानी जिसको हम बोलते हैं उसके मालियाती इख्तियारात। तो आपको पता है कि हुकूमत की निगरानी में जो है वो बजट तैयार किया जाता है। हम हुकूमत जो है उसकी निगरानी में जब बजट तैयार होता है तो आपको पता है कि इसकी तैयारी में वज़ीर आज़म का मशवरा शामिल होता है। और आपको पता है कि जब उसके रिगार्डिंग जब कानून साजी हो रही होती है तो अक्सरियत जो है उसकी जो मर्ज़ी या उसकी जो रज़ा है बहुत अहमियत रखती है। तो आपने देखा कि और अक्सरियत की थी पार्टी जो है उसी का ही सरबराह जो वज़ीर आज़म होता है। तो अब क्या है कि जब ये बजट कौमी असम्बली के लिए में मंजूरी के लिए पेश होता है तो वज़ीर आज़म जो है वो ऐवान का सरबराह होने के नाते से मुल्क के सालाना जो बजट उसकी मंजूरी पर असरअंदाज होता है। ऐवान जो है उसमें अक्सरियत जो है वो बजट की मंजूरी अता करती है और ये अक्सरियत वज़ीर आज़म को हासिल होती है। तो बेटा इस लिहाज से आपने देखा कि जो फाइनेंशियल पावर्स हैं या जो मालियाती इख्तियारात हैं उसमें भी आपने देख लिया कि वज़ीर आज़म को जो है वो फ़ौक़ियत हासिल है। एक तो वज़ीर आज़म जो है आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आज़म वो क्या होता है, लीडर ऑफ द हाउस है या वो कायदे ऐवान है। और फिर आपको तो मालूम है कि वहाँ पर जब कानून साजी होती है तो जो अक्सरियत है उसको मद्देनज़र रखा जाता है। तो चूँकि उसके पास अक्सरियत होती है इसलिए वो मालियाती मामलात या बजट पर बराह रास्त और बहुत जो है ज़्यादा तरीके से जो है उस पर असरअंदाज होता है। उसके बाद नंबर 4 जो है ये आ गया फॉरेन अफेयर्स या जिसको हम बोलते हैं अमूर ख़ारजा के ताल्लुकात। अब देखें कि 2010 में 1973 के आइन में जब की गई 18वीं तरमीम के तहत क्या है कि वज़ीर आज़म ख़ारजा पॉलिसी मरतब करता है, यानी हमारे मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको जो डिज़ाइन जो है वो वज़ीर आज़म करता है। और आपने ये देखा कि चूंकि वो काबीना का सरबराह होता है, यानी आप देखें कि ही इज़ द हेड ऑफ कैबिनेट, और हेड ऑफ कैबिनेट में आप देखें कि कैबिनेट के अंदर ही जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है वो आती है। तो ज़ाहिर बात है कि वज़ीर ख़ारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर पर वज़ीर आज़म की जो है मर्ज़ी से जो है वज़ीर ख़ारजा जो है उस पर उसकी मर्ज़ी चलती है और वज़ीर ख़ारजा जो है वो अपनी ख़ारजा पॉलिसी जो है वो वज़ीर आज़म के ज़ेर असर जो है वो उसको तय करता है। वज़ीर ख़ारजा जो है वो वज़ीर आज़म के ज़ाहिर डेफिनेटली मातहत होता है और वो वज़ीर आज़म के मशवरे पर अमल करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो फ़ॉरेन अफेयर्स में भी आपने देखा कि उसके पास किस कदर बड़ा अख्तियार है कि जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है वो वज़ीर आज़म के ही उसकी हदायत में और उसकी ही ज़ेर निगरानी जो है वो तय पाती है। उसके बाद नंबर 5 जो है ये आ गया लीडर ऑफ हाउस, या आपने देखा कि वो क्या है, कायदे ऐवान है। अब क्या है, पाकिस्तान में जो है वज़ीर आज़म के ओहदे पर वही शख्स फायज रहने का हक रखता है जो कौमी असम्बली में पार्टी का सरबराह और कायदे ऐवान होता है। कि आपको मालूम है कि ये भी एक ज़हन में रख लीजिएगा कि मिनिस्टर्स या वज़रा जो हैं वो पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में से लिए जाते हैं, दोनों ऐवानों में से। लेकिन वज़ीर आज़म के लिए ये लाजमी है कि वो कौमी असम्बली जो है उसका रुकन हो, और कौमी असम्बली में आपको पता है कि वो अरकान आते हैं जो कि डायरेक्ट जो है वो आपने देखा कि उनको अवाम मुंतखब करते हैं, या उसके अलावा जो है कुछ लोग जो है वो मुंतखब जो या मखसूस नशिस्तों उसके ऊपर भी आते हैं। अब क्या आगे आपने देखा कि अब वज़ीर आज़म के ओहदे पर वही शख्स जो है या वही मेंबर जो है वो कायम रह सकता है कि जो कि कौमी असम्बली में पार्टी का सरबराह है और कायदे ऐवान है।
वज़ीर आज़म जब वो मुंतखब हो जाता है तो उसके बाद क्या है, वो पार्टी के मंशूर और मंसूबों के मुताबिक जो है वो अमल पैरा होने की कोशिश करता है और अपने साथियों की मदद से कारोबार हुकूमत चलाता है। तो आपने देखा कि वो क्या है, अपने जो कायदे ऐवान है यानी लीडर ऑफ द हाउस है, और इस तरह से वो अपना जो पार्टी का जो उसका मैनिफेस्टो है उसको लेकर आगे बढ़ता है और उसके मुताबिक जो है वो हुकूमत जो है उस की पॉलिसियाँ जो है वो तय करता है और उसको लेकर उन पर अमल दरामद करता है। उसके बाद नंबर 6 या नंबर 6 जो है ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन। तो क्या है कि वो जो है कौम का नुमाइंदा है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो वज़ीर आज़म है वो आपने देखा कि वो चूँकि आप देखते हैं कि वो हमारी जो अवाम है वही एक तरह से उसे मुंतखब करती है, क्योंकि जो अक्सरियती पार्टी है, ज़ाहिर बात है कि अक्सरियती पार्टी जो है उसको अक्सरियत के साथ जो है अवाम ने ही मुंतखब किया होता है। तो अब उसके बाद क्या है कि उसी लिहाज से वो हमारी कौम का नुमाइंदा है। तो आपने देखा कि वज़ीर आज़म जो है वो कौम का मुंतखब शुदा नुमाइंदा है। कौम जो है उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और तौक़ीर की निगाह से देखती है। वो बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो दौरों पर जाता है और अपनी कौम के अहम जो नुमाइंदे की हैसियत से जाना पहचाना जाता है। इसलिए वहाँ अपनी कौम के तशख़्ख़ुस और मुल्की अज़मत को उजागर करता है। तो वो क्या है जी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन, या हम उसके कह सकते हैं कि कौम का नुमाइंदा। और उसमें जो है नंबर 7 या जो लास्ट पॉइंट है ये आ गया वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी अवामी फलाह व बहबूद। तो वज़ीर आज़म क्या है कि अवाम का नुमाइंदा और कायद होता है, इसलिए वो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हमेशा अपनी काबीना समेत मसरूफ़ अमल रहता है। काबीना मैं फिर बता देता हूँ, पहले भी आपको बार बार बताया कि काबीना से मुराद क्या है, उसके वज़रा हैं, और इस सिलसिले में वो अवाम की शिकायत का अजाला करता है, अवाम की शिकायत को दूर करने की कोशिश करता है, यानी अवामी जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढने की कोशिश करता है। सदर की हिदायत पर तरक्याती कामों का इजरा करता है ताकि अवामी मसाइल जो है जल्द अज जल्द हल हो सकें। तो बेटा ये आपने देख लिया, ये हमारा आज का जो ये टॉपिक था। अब ये आ गया पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये कंप्लीट हुआ। आपने देखा कि हमने इसे जो है 2 पार्ट्स में हमने इसे कंप्लीट किया। वन वाज जो है वो आपने देखा कि एक था हमारा एग्जीक्यूटिव पावर्स, और उसके बाद हमने उसकी देखी लेजिस्लेटिव पावर्स, और उसके बाद जो है हमने देखा कि उसकी जो फाइनेंशियल पावर्स, फॉरेन अफेयर्स, और उसके बाद जो हमने लीडर ऑफ हाउस और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन और वेलफेयर ऑफ नेशन। तो बेटा उम्मीद है कि आपको इन सारे पॉइंट्स की समझ आई होगी। इन्हें ज़हन नशीन करें और मेहनत कीजिए, एंड ट्राई टू बी द बेस्ट ऑफ लक।